हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अल्कली स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट की क्वेरी थी इस पर बेस्ड, तो मैंने आज सोचा कि इस पर हम लोग लेक्चर भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए अगर आप आज का ये लेक्चर देख लेते हैं तो आपको अल्कली स्पेक्ट्रा से बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे बेस्ड ऑन दी अल्कली स्पेक्ट्रा। सो ये जो टॉपिक है ये गेट फिजिक्स में है, साथ ही साथ कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अल्कली स्पेक्ट्रा हमारे पास दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले हम फिनिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें थ्योरी इतना है नहीं, अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा है सो अल्कली स्पेक्ट्रा हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज अल्कली मेटल्स, व्हाट आर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, अल्कली मेटल्स वो मेटल्स हैं जिनमें वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सी? एस शेल होगी इसके अंदर, ठीक है ना, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। ओके, सो एस शेल जो कि वैलेंस शेल है इसके अंदर, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है एंड दीज ऑल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे सो हम उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बट हमें अभी अल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा डील करना है। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि लिथियम है, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ठीक है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स है कॉमन। अब सबसे सिंपलेस्ट केस है लिथियम का। लिथियम में Z = 3 है एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें सो 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि S शेल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही मौजूद है इसके अंदर। नेक्स्ट सोडियम, जिसमें Z का वैल्यू 11 है। चेंज क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जहां यहां 2s था यहां आ जाएगा 3s1, फिर नेक्स्ट वाले में 4s1 और इसी प्रकार से हम आगे भी चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो s1 मतलब हमारे लिए मेन रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स, ये जब आप देख सकते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, सो दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गोज इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो जैसे थर्मल एक्साइटेशन की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट तो काफी सारी हो सकती है पॉसिबल चांसेस, जैसे 1s 2s, उसके बाद क्या आता है बताओ? 2s के बाद 1s 2s, देन इसके बाद आएगा 2p, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, है ना, ऐसे हमारे पास आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो जो हमारे पास यहां मौजूद है वो तो कहीं पर भी जा सकता है एक्साइट होकर के, और जब वो डीएक्साइट होगा देन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन हमारे पास में लाइट इमिट होगी और बस वही लाइट हमें एज ए स्पेक्ट्रल लाइन नजर आती है व्हेन यू सी फ्रॉम द स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ से देखने पर वही मुझे स्पेक्ट्रल लाइन नजर आती है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी अल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा हम लोग डील करते हैं सो उसमें मुझे 4 टोटल टाइप की जो है ना स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं। 1 इज प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। तो बस यही हमारे पास हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी सीरीज जो है वो किस ट्रांजिशन को शो करती है। ठीक है, अभी सबसे इजी एग्जांपल है हमारे लिए लिथियम। सो लिथियम का ही हम लोग जो है ना यहां पर ट्रांजिशन का जो डायग्राम रहेगा ना, जिसमें आपको ये सारी सीरीज शो करनी है, वो हमारे लिए इनके लिए डिस्कस करना ज्यादा आसान रहेगा। फिर आप इसके लिए सोडियम के लिए खुद से कर लीजिएगा, पोटेशियम के लिए खुद से। बस सिर्फ आपने चेंज क्या करना है कि यहां जब आप 2s लिख रहे हैं तो यहां 3s कर देंगे, मतलब 1 से आपने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 3s के बाद आपको पता है 3p आएगा, 3d 4s, है ना, इस प्रकार से हमारे पास है, तो ये चेंज हो जाएगा बस। अब लिथियम की अगर हम बात कर रहे हैं, सो लिथियम के केस में देखो, सबसे पहले तो आप लेवल्स बना लीजिए यहां पे। तो यही लेवल्स मैं दिखा रहा हूं यहां पे, 1s 2s ये सब। ठीक है, सो दिस इज 1s। ठीक है, अब 1s के केस में तो हमने डील करना नहीं है क्योंकि ये तो फुली फिल्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2s से। सो दिस इज 2s, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा 2p। तो 2p इससे थोड़ा सा अबव आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा अबव, सो देयर इज 2p। फिर नेक्स्ट है 3s 3p 3d। ठीक है, सो दिस इज 3s, इससे थोड़ा सा अबव होगा 3p और इससे थोड़ा सा अबव होगा हमारे पास 3d। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये हम लिखाएंगे 4s देन 4p, ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, 4d एंड द नेक्स्ट इज 4f। ओके, आगे भी चल सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, 5s देन 5p
आगे आप इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन हमने यहां से प्रोसीड करने हैं। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको ग्राउंड स्टेट जो है ना वो कौन से लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो देखो एक 2s लेवल आपको नजर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट है। 2p आपको नजर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वैसे तो यही रहेगा, बट 2p जो है ना ये हमारे पास p स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं लोवेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो लोवेस्ट अगर p स्टेट वो अगर एग्जिबिट कर रहा है तो वो 2p स्टेट के अंदर ही आकर के गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, 3d रहेगा, फिर नेक्स्ट 4f, और इस प्रकार से हम आगे चलते चले जाएंगे। अब यहां तक हम लोगों ने डील करना है 3d तक। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके 2s में आएगा तो कोरस्पॉन्डिंग मुझे प्रिंसिपल सीरीज मिलेगी, ठीक है। अगर 2p में आएगा तो मुझे दो सीरीज एक साथ मिलेंगी, ठीक है। शार्प सीरीज भी मिल सकती है, डिफ्यूज सीरीज भी मिल सकती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो शार्प सीरीज है और जो डिफ्यूज सीरीज है दे हैव कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट। उन दोनों की कन्वर्जेंस लिमिट सेम है, क्योंकि आना तो इलेक्ट्रॉन को कहां है, 2p पर ही आना है, ठीक है। लास्ट है 3d। तो 3d में जब आएगा सो दैट मीन्स हमारे पास रहेगा फंडामेंटल। अब ये जो नाम के आगे जैसे p s ये सब आ रहे हैं ना, देखिए प्रिंसिपल है, फिर है इसके बाद शार्प, डिफ्यूज, एंड द नेक्स्ट इज फंडामेंटल, ओके। एंड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन रिमेंबर कि जो सिलेक्शन रूल ये फॉलो करेंगे, दैट सिलेक्शन रूल यू हैव स्टडीड इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन रूल। ये हमारे पास होता है कि देखो डेल एन तो कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर। अगर डेल एस की बात करेंगे दिस वाज 0, डेल एल की बात करेंगे दिस इज +-1, एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 +-1। दिस आर द सिलेक्शन रूल फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो, ठीक है। गेट फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल जो है उसको कौन सा वाला ओबे कर रहा है। तो ये आप सिलेक्शन रूल जरूर चेक कर लेंगे। अब यहां पर जो है जैसे कि हम L की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ठीक है। डी स्टेट में L = 2 होगा, यहां L = 1, यहां L = 0, है ना। तो हमारे लिए अब इस केस में सिलेक्शन रूल हो जाता है डेल्टा L = +-1, क्योंकि n में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेल्टा L = +-1। और ये सिलेक्शन रूल आप प्रोसीड करते हुए इसमें ट्रांजिशन से शो करेंगे। और ये 4 टाइप की आपको सीरीज मिलने वाली है, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। अब इसके नाम के आगे जो सबसे पहले आ रहा है, जैसे प्रिंसिपल में p आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p लेवल है, जैसे p लेवल में हमारे पास ये 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, 5p हो गया, 6p एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहां आने वाला है, 2s के अंदर। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, प्रिंसिपल सीरीज। तो आप ऐसा शो कर सकते हैं, यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, 6p 7p, है ना, इस प्रकार से। तो मुझे कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है, यहां पर प्रिंसिपल सीरीज मुझे नजर आएगी, ठीक है। सो p स्टैंड्स फॉर कि p से हमारे पास में p लेवल से इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांजिशन कर रहा है एंड गोज इनटू द s स्टेट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं शार्प और डिफ्यूज की। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों का कन्वर्जेंस लिमिट जो है वो सेम है, यानी कि इनको जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमारे पास सेम आकर के 2p के अंदर ही आने वाला है। बट 2p में जब वो आएगा तो s मींस क्या हुआ, या तो s लेवल से आने वाला है, और डिफ्यूज में d आ रहा है तो दैट मींस d से आएगा। तो देखो s में कहां से आ सकता है, 3s से आ सकता है, 4s से, 5s से, है ना, इस प्रकार से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। 2s से तो आ नहीं सकता, बिकॉज 2s आप देख सकते हैं 2s से तो ऊपर ही है ये 2p, ठीक है। तो ट्रांजिशन ये भी हो सकता है, ट्रांजिशन 4s से भी हो सकता है, 5s से भी हो सकता है। सो दीज डिनोट एक्चुअली शार्प सीरीज। और डिफ्यूज में d से आएगा, तो d वाली स्टेट्स कहां शो कर रखी हैं, ये रही देखो, 3d, 4d, 5d, 6d, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर ट्रांजिशन होगा इस प्रकार से। सो दिस डिनोट द डिफ्यूज सीरीज मिलेगी कोरस्पॉन्डिंग मुझे। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में क्या होगा, 3d में आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, f से। तो f में हमारे पास देखो 4f हो सकता है, नेक्स्ट में 5f भी होगा, 6s भी होगा ना, इस प्रकार से 4f, 5f, 6f, 7f एंड सो ऑन, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके 3d में आने वाला है, एंड कोरस्पॉन्डिंग जो मुझे यहां पर सीरीज देखने को मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज, दैट वाज कॉल्ड फंडामेंटल सीरीज। तो ऐसे मुझे 4 सीरीज देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन आगे नहीं हो सकता है, ट्रांजिशन आगे हो सकता है, बट वो देखी नहीं गई है तो उनका नाम भी नहीं दिया गया है। तो ये 4 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है एक बात और ध्यान रखना है, देखो जैसे कि मैंने बताया कि शार्प और डिफ्यूज सीरीज की कॉमन कन्वर्जेंस लिमिट है, और ये जो प्रिंसिपल सीरीज आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंटेंस या ब्राइट आपको नजर आने वाली है। इन चारों में से अगर कोई पूछे
कि कौन सी वाली सबसे ज्यादा इंटेंस या ब्राइट है, तो आप कहेंगे P वाली जो है यानी प्रिंसिपल सीरीज इज द मोस्ट इंटेंस और द ब्राइट लाइंस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद रहेगा कि जो वेव नंबर है इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वेव नंबर का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसा हमने रेडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर, न्यू बार का फॉर्मूला क्या दिया था बताओ, R इंफिनिटी, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास 1/nf² माइनस 1/ni²। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर फॉर्मूला था, अल्कली स्पेक्ट्रा में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने डिफ्यूज सीरीज के लिए वेव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो देखो प्रिंसिपल सीरीज में आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है, बताओ प्रिंसिपल के अंदर 2s में तो फाइनल आने वाला है इलेक्ट्रॉन, और कहां से आएगा। सो देखो यहां पर आ सकता है 2p से, 3p से, 4p से, 5p है ना, मतलब हम कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं कि np से इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, जहां पर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल है ना, इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, तो दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है, क्या आप इसी प्रकार से सभी सीरीज के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सभी सीरीज के लिए लिख दो। देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट शार्प सीरीज के लिए। ठीक है, तो शार्प सीरीज में बताओ कहां इलेक्ट्रॉन आने वाला है, 2p के अंदर, कहां से आएगा, s लेवल से आएगा। s लेवल कौन कौन से, सो 3s 4s 5s, यानी कि ns से लेकर के हमारे पास आने वाला है इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर, जहां पर n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 2। ओके, सो ग्रेटर देन 2 रहेगा। ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। सो दिस कोरेस्पॉन्ड टू द शार्प सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूज। सो डिफ्यूज में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखो 2p के अंदर आने वाला है और वो भी 3d 4d 5d इस प्रकार से। सो nd से लेकर के 2p के अंदर, जहां n का वैल्यू भी यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 2 ही है। एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल। सो फंडामेंटल में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा और कहां से, nf से। सो nf से लेकर के और 3d में, जहां पर n का वैल्यू देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां पे 4 से फिर 5 देन 6 है ना, सो n इज ग्रेटर देन 3 आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 3। सो इस प्रकार से आप लोग जो है ना मैथमेटिकली तो ऐसे शो कर देंगे ट्रांजिशंस इस प्रकार से हो रहे हैं, और अगर पिक्टोरिकली आपने शो करना है तो आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं ट्रांजिशंस दिखाते हुए, या आप अलग अलग कलर से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप नोटबुक में अच्छे कलर से करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा कि ये फॉर्मूला आपने किस प्रकार से चेंज करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो डिफ्यूज सीरीज है, अब डिफ्यूज सीरीज के लिए आपने यही फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर हमारे पास हो जाएगा न्यू d बार इज इक्वल टू फिर r इंफिनिटी एंड देन 1 में, अब nf² लिखना है तो फाइनल कहां पर आ रहा है, 2p में है ना, तो हम यहां लिखेंगे 2 + p का होल स्क्वायर माइनस 1 में एंड देन है ni। सो ni का वैल्यू कितना है, n + d, तो यहां लिखेंगे n + d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडबर्ग ने ही ये फॉर्मूला दिया था। इसी प्रकार से हम लोग फंडामेंटल के लिए, सीरीज के लिए और प्रिंसिपल सीरीज के लिए भी लिख सकते हैं। ये सेम फॉर्मूला रेडबर्ग ने दिया है, जैसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में था उसी को यहां पर चेंज करके अल्कली स्पेक्ट्रा के लिए भी दे दिया गया है। ओके, सो ये हमारे पास थ्योरी थी, देखो कंप्लीट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है आपने। ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इतना थ्योरी अगर आप कवर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि इनमें क्वेश्चंस किस प्रकार के फॉर्मेट के आ सकते हैं, और ध्यान रखिएगा सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनती है, हम लोग थ्योरी स्टडी करते हैं तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, तो बेसिकली एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछेगा आपसे। सो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। ओके, तो मैं आपको एक काम करता हूं, 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाता हूं बेस्ड ऑन अल्कली स्पेक्ट्रा कि किस प्रकार से आपने उन न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करना है। दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, द डिफ्यूज सीरीज, ठीक है, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एज ऑब्जर्व्ड इन सोडियम, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ये हमारे पास में मान लीजिए इस प्रकार से ना 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। सो A, B, C एंड D। आप लोग आंसर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखो डिफ्यूज सीरीज की बात की गई है यहां पर। ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे NP एंड ND वेयर N इज ग्रेटर देन 2।
सेकेंड ऑप्शन आपके पास है ND एंड 2P वेयर N इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट रहेगा ND एंड 3P वेयर N इज ग्रेटर देन 3। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज NS एंड 3D वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं और डिफ्यूज सीरीज बताना है ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एज ऑब्जर्व्ड इन द सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, अब मान लो इसी प्रकार से आपके 4 ऑप्शंस दे दिए गए। गेट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो लिथियम के लिए पूछा गया था, लिथियम के लिए तो मैंने करवा ही दिया। अब सोडियम के लिए आप बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो देखो, जैसा कि हमने लिथियम के केस में देखा कि 2s1 ये ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था ना 2s हमारे पास में लिथियम के केस में। सो डिफ्यूज सीरीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे यहां लिथियम के अंदर, बताओ। डिफ्यूज सीरीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ND से लेकर के और 2P तक। ठीक है, 2P तक, जहां पर N का वैल्यू 2 से अधिक था। अब इससे जो नेक्स्ट है ना, लिथियम से नेक्स्ट वो क्या आएगा हमारे पास, सोडियम है, जहां हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। तो बेसिकली क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हमने बढ़ा है ना यहां पर लिथियम के केस में, उसमें आपने 1 से इंक्रीज कर देना है बस। तो 1 से आप इंक्रीज कर देंगे, दैट मींस ND से लेकर के हमारे पास आएगा 3P, जहां N का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा। सो दैट मींस यहां हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब अगर आपसे नेक्स्ट पूछता है कि पोटेशियम के लिए क्या होगा, तो पोटेशियम के लिए बता देंगे कि ND से लेकर के 4P वेयर N इज ग्रेटर देन 4। तो अभी सभी एलिमेंट्स के लिए आप लोग कंसिडर इस प्रकार से कर सकते हैं। और बेसिकली आप लोग जो है ना यहां पर जो ट्रांजिशन है वो भी शो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने लेवल बनाए थे ना लिथियम के केस में, वैसे ही सोडियम के लिए भी आप बना करके और प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और जो फंडामेंटल है उनको अलग अलग कलर्स से आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लेते हैं ट्रांजिशन हो रहा है 2D से लेकर के, ठीक है, 2D से लेकर के 2P में इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है दैट वाज फ्रॉम द 2D स्टेट टू द 2P स्टेट। तो इसके ना 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड। और सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि जितनी लाइंस आपको नजर आ रही हैं उनमें आपको इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हैं, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड करेगा कि जैसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ते हैं ना, तो उनकी जो इंटेंसिटी मुझे नजर आती है, उन इंटेंसिटीज का रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। CSR नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोडियम डबलेट में जो हमारे पास D1 और D2 लाइंस होती है ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में रेशियो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द D1 लाइन एंड D2 लाइन। तो वो रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। हालांकि ये इजी है, ये करना ज्यादा आसान है, आपको पता होना चाहिए बस ये फैक्ट कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2J+1 वेयर J रिप्रेजेंट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अब इसको आप लोग कर लेंगे, देखो आसानी से 2:1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बट इस न्यूमेरिकल को अगर आप कर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको इजी लगेगा। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दीज लाइंस। सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है ये थोड़ा गेट फिजिक्स जैसा एग्जाम का मतलब टाइप का क्वेश्चन है, और जो बी वाला पार्ट में बता रहा हूं ना इंटेंसिटी का रेशियो, वो कुछ CSR नेट जैसा है। ओके, 5 मार्क्स में कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो 2D से आपने जाना है 2P, तो हम देख सकते हैं यहां पर L का वैल्यू कितना है, 2 है। D स्टेट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू 2 है और मल्टीप्लिसिटी 2 के इक्वल गिवन है, दैट मींस 2s+1 इज इक्वल टू 2 हो गया एंड s इज इक्वल टू हाफ। सो बाय स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J का वैल्यू दैट शुड इक्वल टू 2 माइनस हाफ से लेकर के 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स आइदर 3/2 और 5/2। तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, वन इज D3/2 एंड अनदर इज D5/2। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से, दिस इज D सो यहां पर हो जाएगा D3/2 और यहां D5/2। सो 2 में ब्रेक हो गया। इन द सिमिलर वे जो हमारे पास 2P लेवल होगा, ठीक है, इसमें L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू हाफ, तो J का वैल्यू हो जाएगा आइदर हाफ और 3/2।
सो ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट्स में, ठीक है। वन इज P हाफ एंड अनदर इज P 3/2, ठीक है। सो दिस इज 2D एंड दिस इज 2P, ओके। अब हमने देखो ट्रांजिशन करवाना है, और ट्रांजिशन के लिए मुझे सिलेक्शन रूल पता रहना चाहिए। सो सिलेक्शन रूल इज दिस, क्योंकि यहां J पर निर्भर कर रहा है ना सारी चीजें, तो डेल्टा J का वैल्यू कितना बताया था, 0 + -1, तो ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। देखो 0 किस केस में है, D 3/2 से P 3/2 में, ये ट्रांजिशन, तो इस केस में डेल्टा J कितना हो रखा है, 0। नेक्स्ट है डेल्टा J का वैल्यू +1, सो +1 कब आएगा, जब 3/2 से होगा हाफ ट्रांजिशन एंड 5/2 से होगा, ठीक है, 5/2 से 3/2 ट्रांजिशन, ओके। ये हमारे पास ट्रांजिशन, सो ये 3 ही ट्रांजिशन नजर आ रहे हैं मेरे को जो इस सिलेक्शन रूल को ओबे कर रहे हैं। तो पहले वाले का आंसर तो कितना हो जाएगा, 3। सो देयर आर द 3 स्पेक्ट्रल लाइंस वी गेट। अब जो सेकंड हमारे पास है पार्ट, जिसमें आपको इन तीनों लाइंस में इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वो उसके लिए आप लोग एक अज्यूम कर लीजिए चीज कि इस लाइन का इंटेंसिटी कितना है, I1 है, इस लाइन का इंटेंसिटी कितना है, I2 है, और इस लाइन का इंटेंसिटी कितना है, I3 के इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली आपने कैलकुलेट ये करना है कि I1 रेशो I2 रेशो I3 कितना होगा। सो ये कैसे कैलकुलेट करें, देखो सबसे पहली बात ये रहेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में मौजूद है, वहां से जब ट्रांजिशन कर रहा है, ओके, स्टार्टिंग जहां से हो रही है ना, आप उसको कंसिडर कीजिए। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का अपर स्टेट ये था, और यहां पर इलेक्ट्रॉन में अपर स्टेट ये मौजूद था। इस केस में 5/2 वैल्यू है J की, और इन दोनों के लिए J का वैल्यू कितना है, 3/2। सो इंटेंसिटी का जब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे, सो I3 के लिए है J का वैल्यू 5/2, क्योंकि स्टार्टिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। और I1 और I2 के लिए कितना है, J का वैल्यू 3/2। तो ये स्टार्टिंग केस में मुझे नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि I3 डिवाइड बाय I1 + I2 का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 2J + 1 होता है ना रेशो में, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2J + 1। तो हम देख सकते हैं कि I3 के लिए तो J का वैल्यू कितना है, 5/2, तो यहां रखेंगे 2 × 5/2 एंड +1 एंड डिवाइड बाय, और I1 और I2 के लिए हम देख सकते हैं कॉमन है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां J का वैल्यू कितना है, 3/2, सो हम यहां रखेंगे 3/2 एंड +1। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, मेरे पास आएगा देखो 6 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 3/2, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ I3, या फिर ऐसा कर लो I3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 ऑफ I1 + I2 एंड डिवाइड बाय 2। इसका यूज हमें आगे होगा तो हम लोग कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट यहां पर ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन कर रहा है, जो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, फाइनल स्टेट में आ रहा है, तो वहां पर J का वैल्यू कितना है। देखो इस केस में और इस केस में, यहां J का वैल्यू कितना है, मतलब 3/2 है, और यहां इस केस में कितना है, हाफ है। तो I2 के लिए तो J का वैल्यू हाफ रहेगा फाइनली, एंड I1 और I3 के लिए कॉमन है, J का वैल्यू कितना, 3/2। अब जब रेशियो निकालेंगे तो I2 डिवाइड बाय I1 + I3, ओके। सो I1 + I3, और ये मेरे पास आ जाएगा, देखो I2 के केस में है J का वैल्यू हाफ, सो 2 × हाफ +1 एंड डिवाइड बाय 2 × एंड आई एम गेटिंग नेक्स्ट इज 3/2, ओके। सो 3/2 एंड +1, सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 2/4 और इसे दैट 1/2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा 2I2 इज इक्वल टू I1 एंड प्लस ये जो I3 का वैल्यू है ना, ये मैं यहां से यहां पुट कर देता हूं। सो आई एम गेटिंग 3 ऑफ I1 + I2 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब आप क्या करें, यहां पर एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेकर के यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 4I2 इज इक्वल टू 2I1 + 3I1 एंड प्लस 3I2, और यू से दैट I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5I1 के इक्वल। सो इट मीन्स कि अगर हम I1 को 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया, I2 का वैल्यू आ गया 5 के इक्वल, एंड कोरस्पॉन्डिंग जो I3 का वैल्यू आएगा वो आप यहां इक्वेशन नंबर 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/2 एंड देन I1 + I2, दैट मीन्स 1 + 5 विच इज 6, ओके। तो कैंसिल आउट होगा 3 पर, सो आई एम गेटिंग 9, ओके। तो ये मेरे पास आ रहा है I1 का वैल्यू कितना, I1 का वैल्यू आ रहा है 1 के इक्वल, I2 का वैल्यू 5 के इक्वल, और I3 का वैल्यू 9 के इक्वल। तो जो आपने रेशियो यहां कैलकुलेट करना था वो रेशियो आपके सामने आ गया है। द रेशियो वुड बी 1:5:9। अब ये क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए इजी रहेगा। अल्कली स्पेक्ट्रा के हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए। फर्स्ट मेंबर
प्रिंसिपल सीरीज का फॉर द केस ऑफ सोडियम हैज वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट डज दैट मीन? देखो सोडियम के लिए जो बात की जा रही है वो एक तो प्रिंसिपल सीरीज की है और एक शार्प सीरीज की है, साथ ही साथ फर्स्ट एक्साइटेड एस स्टेट की बात की जाएगी। तो पहले आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल सीरीज जो है उसका मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जो लिथियम में हमने स्टडी किया था उसमें हमने एक इंक्रीज करना है ना, तो सेम टू सेम आएगा। देखो यहां पर आ जाएगा प्रिंसिपल सीरीज है, सो एनपी से लेकर के और 2s, तो यहां पर आएगा 3s, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना एक आपने इंक्रीज करना है। फिर n का वैल्यू था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल, बट यहां 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल सीरीज। नेक्स्ट मैं बात करता हूं शार्प सीरीज की। शार्प सीरीज में हमारे पास ns से लेकर के कहां पर आ रहा था हमारे पास, ns से लेकर के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा था लिथियम के केस में दैट वाज 2p, यहां 2p था, बट एक इंक्रीज करना है सोडियम के केस में तो हो जाएगा 3p, एंड n का वैल्यू ग्रेटर देन था 2, अब यहां कितना हो जाएगा 3। तो प्रिंसिपल और शार्प सीरीज कोरस्पॉन्डिंग आपने सोडियम के लिए लिख लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है ना, फर्स्ट मेंबर, यहां पर भी फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब हो गया कि पर्टिकुलरली n की पहली वैल्यू क्या होगी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सो पहली वैल्यू क्या है, देखो प्रिंसिपल सीरीज के लिए n का वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाएगा, दैट मींस 3p से 3s, सो 3p से 3s। और नेक्स्ट अगर हम शार्प सीरीज की बात करेंगे तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो 4s से 3p, सो 4s से और 3p, ये हमारे पास है। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड एस स्टेट की ऑफ द सोडियम। अब सोडियम के केस में जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट है वो कितना होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 3s आता है ना लास्ट में, 3s1, सो 3s इज द ग्राउंड स्टेट, सो 3s इज द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट जो होगी एस स्टेट दैट वाज 4s। भाई 3s से ऊपर कौन लाई कर रहा है एस स्टेट में, बताओ 3s से ऊपर जो एस स्टेट है दैट वाज 4s, ओके, तो 4s रहेगा, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड, ओके, फर्स्ट एक्साइटेड। अब इसमें मुझे एक चीज दे रखा है, ठीक है, हर एक चीज के मैं लिखता हूं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फर्स्ट मेंबर प्रिंसिपल सीरीज का वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जब ट्रांजिशन 3p से 3s में होगा तो मुझे इतना वेवलेंथ नजर आ रहा है लाइट का, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, देखो डेल्टा E फॉर द केस ऑफ प्रिंसिपल सीरीज इज इक्वल टू एनर्जी 3p से लेकर के 3s इज इक्वल टू हो जाएगा hc बाय लैम्डा एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 6000 कितना हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये तो मैंने hc का वैल्यू रख दिया, और यहां हो जाएगा 600 नैनोमीटर एंड द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 2.0 समथिंग आएगा ना, बट मैं इसको करस्पॉन्डिंग जो है ना ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है फॉर द ट्रांजिशन, ये एनर्जी हमारे पास डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी डिफरेंस की जब बात कर रहा है तो ये कहता है कि फर्स्ट एक्साइटेड एस स्टेट जो है सोडियम का, इट लाइज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबाउट द ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट एक्साइटेड और ग्राउंड के बीच में, यानी 4s माइनस 3s दैट इज गिवन टू यू इक्वल टू कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। और अब बात किया है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ शार्प सीरीज, तो शार्प सीरीज में क्या होगा 4s माइनस 3p, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द शार्प सीरीज एंड दैट वाज E ऑफ 4s माइनस 3p, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4s माइनस 3p को हम ऐसे लिख सकते हैं E ऑफ 4s माइनस 3s एंड माइनस एनर्जी ऑफ दिस 3p माइनस ऑफ 3s, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द 4s माइनस एनर्जी ऑफ 3s माइनस एनर्जी ऑफ 3p एंड माइनस ऑफ एनर्जी 3s। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा ना, यहां पर ब्रैकेट से दिखाना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3s का जो एनर्जी है दिस गोट कैंसिल आउट, और यहां से मुझे सेम टू सेम यही मिल जाएगा। अब क्योंकि इसका वैल्यू भी मुझे मालूम है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस वैल्यू इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो जाएगा देखो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट आपसे एनर्जी डिफरेंस नहीं पूछा है उसने, एनर्जी नहीं पूछा उसने पूछा है कि वेवलेंथ कितना होगा, यानी जो वेवलाइट हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन नजर आने वाली है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा ES इज इक्वल टू हो जाएगा hc बाय लैम्डा एंड दिस वैल्यू इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc का वैल्यू रखेंगे, सो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा
ओके, एंड देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो लैम्डा का वैल्यू आ गया 1240 नैनोमीटर। बस यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन में आपको ऐसा दिया रहेगा है ना, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240 नैनोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1240 नैनोमीटर। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपने ये करना है कि सोडियम एटम में जो डबलेट आपको नजर आता है, मतलब D1 और D2 करस्पॉन्डिंग लाइंस जो आपको नजर आती है ना, ठीक है, सो सेपरेशन निकालना है ऑफ द 3p स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में ना एक्साइटेड स्टेट में होता है 3p में, और फिर जब वो ट्रांजिशन करेगा इनटू द s स्टेट तो हमें 2 लाइंस नजर आती हैं, वन इज कॉल्ड D1 एंड अदर इज D2 लाइन। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने एक्सप्रेस करना है, यानी एनर्जी सेपरेशन आप लोगों से पूछ रहा है। तो कुछ देखो ऐसा सिस्टम हो गया कि जो हमारे पास p जो स्टेट है ना वो 2 में टूटेगा, एक हमारे पास रहेगा p हाफ एंड अदर इज p 3/2, और s स्टेट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली ये रहेगा s हाफ के इक्वल। ठीक है, अब ट्रांजिशन होगा तो ये हो सकता है ट्रांजिशन, या फिर ये हो सकता है। ओके, रिमेंबर डेल्टा J का वैल्यू कितना होगा, 0 + -1। सो दिस इज एक्चुअली 3p, ओके, एंड दिस इज 3s, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p। ओके, और आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन क्योंकि p से s में हो रहा है, सो दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल सीरीज, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल सीरीज सबसे ज्यादा इंटेंस या ब्राइट होती है, और इंटेंसिटी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, सपोज कीजिए इसको हम I1 से डिनोट कर देते हैं, इसको I2 से, तो आप देख सकते हैं कि I2/I1 इज इक्वल टू 2। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट में I2 केस में J का वैल्यू कितना है, 3/2, और I1 के लिए J का वैल्यू कितना है, हाफ। तो बस यहां वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑफ हाफ + 1, दैट मीन्स 4 डिवाइड बाय 2। ओके, यहां पर आ जाएगा ना, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 2:1। तो ये तो इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट हुआ। ओके, अब यहां जो करस्पॉन्डिंग मुझे लाइंस नजर आती हैं, वन इज कॉल्ड D1 लाइन एंड अनदर इज D2 लाइन। ओके, सो D1 लाइन कोरस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन P हाफ से S हाफ, एंड दैट कोरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा 1 से डिनोट कर देता हूं, 5896 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड द नेक्स्ट D2 लाइन, तो ये हमारे पास होता है P 3/2 से S हाफ में, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे वेवलेंथ कम नजर आएगा, एंड दैट वैल्यू इज 5890 एंगस्ट्रॉम। सो द डिफरेंस विल बी 6 एंगस्ट्रॉम। इसलिए हमने कहा था कि जो सोडियम लाइट है दैट वाज नियरली मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि वेवलेंथ के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहां जो है ना आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहां से डबलेट सेपरेशन। तो देखो डबलेट सेपरेशन यानी एनर्जी डिफरेंस हो गया एक तरीके से, सो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E हो जाएगा, एंड दैट वाज h ऑफ डेल्टा न्यू, एंड सिंस न्यू इज डिनोटेड बाय c/λ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डिनोटेड बाय c/λ। ओके, क्योंकि मुझे तो वेवलेंथ पता है इन दोनों लाइंस का, तो वेवलेंथ की टर्म से मुझे इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहां से डेल्टा न्यू यानी सेपरेशन अगर मैं देखूं इन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा c/λ² एंड डेल्टा लैम्डा। अब ये सेपरेशन किस में आ गया, वेवलेंथ में आ गया, और वेवलेंथ में सेपरेशन आप साफ साफ देख सकते हैं 6 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वापस से पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा देखो hc/λ² एंड डेल्टा लैम्डा। सारी वैल्यूज आपने बस पुट करनी है यहां पर। जैसे hc का वैल्यू आपको याद होगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय, फिर देखो यहां पर वेवलेंथ है। अब ये तो सिंगल वेवलेंथ लेना है आपने, बट यहां पर तो 2 वेवलेंथ्स नजर आ रही हैं, तो बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज 2 वेवलेंथ। सो व्हाट इज द एवरेज, λ1 + λ2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग देखो यहां का एवरेज लेंगे तो मेरे पास आएगा 5896 + 5890 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 5893, और यू से दैट एंगस्ट्रॉम में नहीं लेना क्योंकि मुझे नैनोमीटर में कंसीडर करना है, सो दिस आंसर इज 589.3 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, और उसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि इसका स्क्वायर लग रखा है ना। और नेक्स्ट इज डेल्टा लैम्डा, सो डेल्टा लैम्डा इज 6 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 नैनोमीटर, तो यहां रखेंगे मल्टीप्लाई में 0.6 नैनोमीटर। अब ये जितने भी नैनोमीटर है ना ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वाज कमिंग इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डबलेट सेपरेशन जो है वो फाइंड आउट करना था, विच इज डेल्टा ई। ठीक है, तो बस ये डेल्टा ई जो रहेगा ना इन दोनों लाइंस के बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है दैट इज कैलकुलेटेड। सो दिस इश्यू यू शुड हैव टू कैलकुलेट। तो होप आपको ये अल्कली स्पेक्ट्रा की आज की थ्योरी, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।